हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी का बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने 37 प्रश्न लिए हैं जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा है प्रश्न नंबर 1 है। देखिए दोस्तों, समास बताइए। समास बताना है किसमें? भरपेट में समास बताना है। तो क्या अव्ययीभाव समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या तत्पुरुष होगा, या बहुब्रीहि होगा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास, बिल्कुल सही चुना। क्योंकि दोस्तों अव्ययीभाव समास में भर, अनु, प्रति, ये इस तरह के उपसर्ग अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कपड़ा लत्ता, इस तरीके का वर्ड आ जाए, लाभ हानि, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष समास में इसमें क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, बैलगाड़ी, ठीक है, इस तरीके के शब्द आ जाएं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, गौण पद प्रधान होता है। जैसे जितने भी पर्यायवाची शब्द हों वहाँ पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है ये बतानी है। ये पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, या फिर मुंशी इंशाअल्लाह खां की है, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या मुंशी सदा सुखलाल? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी मुंशी इंशाअल्लाह खां, तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये पंक्ति है मुंशी इंशाअल्लाह खां की। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। इसमें बताना है क्रिया विशेषण अव्यय किस वाक्य में है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो क्या होगा इसमें? क्रिया विशेषण कौन से वाले वाक्य में है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि राधा रात भर जागती रही। ये रात भर जो आया है इसमें क्रिया विशेषण है, जागने की क्रिया बता रहा है रात भर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी जीवनी है? इनमें बतानी है जीवनी कौन सी है। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, या नीड़ का निर्माण फिर? तो क्या होगा इसका सही जवाब? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी आवारा मसीहा, तो बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की ये लिखी जीवनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 से लेकर 7 तक बताने हैं इसमें। ये देखिए गद्यांश आया है 5 से लेकर 7 तक। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद इनके क्वेश्चन के आंसर देंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है, होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं चाहता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। तो गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। सबसे पहले प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त उचित शीर्षक बताइए। तो क्या होगा? धन की लोलुपता। क्या धन के बारे में बात हुई है? धन की लोलुपता, या फिर धन की महत्ता, धन और मनुष्यता का महत्व? तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए दोस्तों, इसमें धन और मनुष्यता के बारे में बताया गया है, तो गद्यांश का क्या होगा शीर्षक? धन और मनुष्यता। नेक्स्ट क्या होगा? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? देखिए गद्यांश अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा इसमें किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, यानी धन की पूजा से का क्या अर्थ है? तो इसमें बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा से क्या मतलब है कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, तो ठीक है, इस तरह का ये इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें शुद्ध शब्द बताना है
कौन सा होगा? शुद्ध शब्द कैसे? अभ्यस्त बताइए किस तरह से लिखा जाता है अभ्यस्त? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। अभ्यस्त इसी तरह से है, इसकी अभ्यस्त की शुद्धवर्ती नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? इसमें बताना है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पैगंबर। पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बाकी तुर्की भाषा के शब्द हैं बेगम, चेचक, बारूद, ठीक है। पैगंबर शायद ये फारसी शब्द है, ठीक है, फारसी या अरबी इन दोनों में से ही है कोई, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्या है? जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र ये किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र ये किस का अनेकार्थी है? जीवन का अनेकार्थी है, ठीक है। जीवन, जीवन के ही अनेकार्थी शब्द हैं। जल प्राण पुत्र ये जीवन के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उपवाक्य पहचानिए। इसमें बताना उपवाक्य क्या है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। कौन सा उपवाक्य है इसके अंदर? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। विशेषण उपवाक्य है इसमें। कैसे? वह आदमी, ठीक है, वह इसमें विशेषण है, ठीक है, इस तरीके से विशेषण है, ठीक है। तो वह आदमी जो आया कल आया था, देखिए वह सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इसमें बताना है महाप्राण कौन सी ध्वनि नहीं है। देखिए दूसरा महाप्राण और चौथा महाप्राण होता है, चौथा वर्ण और दूसरा वर्ण ये महाप्राण होता है। इसमें बताना कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। ये क्या है? ख, ख जो है दूसरे पे आता है तो दूसरा महाप्राण है। ख, ग ये चौथे पे आता है, महाप्राण है ये भी। अब हमें बताना महाप्राण नहीं है। ज, च, छ, ज, तो ये तीसरे पे आता है ये, और ये चौथे पे आता है। तो महाप्राण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बेया प्रत्यय लगाने से बना है? तो बेया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खवेया, ठीक है। खा से खा इसमें धातु है, उसमें वेया प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? खवेया, ठीक है। तो खवेया इसमें ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता के पर्यायवाची बताने हैं, इसमें कौन सा नहीं है? देखिए निर्झर, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए निर्झर झरने का पर्यायवाची होता है, ठीक है। निर्झर झरने का पर्यायवाची होता है। निर्झर नहीं दोस्तों, निर्झर नहीं, पर्यायवाची देवता का नहीं है। निर्झर नहीं है, यह निर्झर है, ये सॉरी निर्झर है, ये निर्झर है, ये जा रहा है ना, निर्झर होता है वो, तो झरने का होता है निर्झर, ठीक है। निर्झर होता है झरने का। निर्झर होता है देवता का, त्रिदश भी होता है देवता का, और गीर्वाण भी होता है, लेकिन किंकर नहीं होता। किंकर होता है सेवक का, ठीक है, नौकर का। सेवक, नौकर, चाकर, इस तरह के सेवक, नौकर, ये क्या होता है? ये किंकर होता है नौकर का, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता बताने हैं कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता, तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। देखिए साकेत जो महाकाव्य है ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, गोचरित्र की संधि विच्छेद, ये बताने संधि विच्छेद क्या होगा इसका? गोचरित्र, इसको जोड़कर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसमें? तो ये संधि विच्छेद पूछा है, ये संधि विच्छेद किसका है? ऑप्शन नंबर सी, गोश चरित्र का, ठीक है, क्योंकि गोश चरित्र इसको तोड़ेंगे संधि में तो ये हो जाएगा, और विसर्ग संधि है, ठीक है। नेक्स्ट, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये बतानी है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह हरियोग उपाध्याय, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग, ये इनकी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है क्या होगा? कौन सा शुद्ध वाक्य है इसके अंदर? उस वन में प्रातः काल के समय, देखिए प्रातः काल तो खुद समय होता है, यहाँ समय भी दे दिया, तो ये दो बार आगे चीज गलत हो गई। उस वन में सुबह के समय, देखिए सुबह है और फिर समय है, तो सुबह के समय, तो ये गलत हो गया ना। सुबह के समय, सुबह बोलो या समय बोलो, तो ये तो टाइम बता रहा है खुद सुबह है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, बिल्कुल सही है। इस वन में प्रातःकाल का समय, क्योंकि समय नहीं आ रहा है इसके अंदर, प्रातःकाल है, प्रातःकाल का दृश्य। उस वन में सवेरे के समय, देखिए सवेरे के समय, सवेरे भी है समय भी है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें आ उपसर्ग है, ठीक है। आप उपसर्ग है, आप प्लस बाद है, ठीक है, आप प्लस बाद है। और इसमें परा उपसर्ग है, परा इसमें, ठीक है। और इसमें प्रे उपसर्ग है, ठीक है, प्रे। और इसमें ओ कोई ऑप्शन नहीं है, फिर लाना थोड़ी होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपसर्ग ओढ़ने में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बताना कौन सा शब्द है इसके अंदर?
ऑप्शन नंबर बी अहिंसा, बोलकर देखिए, अहिंसा ना करो, अहिंसा ना करो, अहिंसा बुरी चीज़ है, वही अहिंसा बुरी चीज़ है, अहिंसा अच्छी चीज़ है। इस तरह से बोलकर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्त्रीलिंग मिलेगा। स्त्रीलिंग शब्द अहिंसा है। नेक्स्ट है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह बताना है किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा रचा गया है, या तुलसीदास जी के, या फिर बिहारी या रामानंद। तो देखिए रत्नावली किसके रचना है, ये रत्नावली है तुलसीदास जी की। ठीक है, नेक्स्ट तुलसीदास जी की, बी ऑप्शन सही इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग बताइए, इसमें मनगढ़ंत में लिंग बताना कौन सा है। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है। देखिए मनगढ़ंत में उभय लिंग है, ना ही ये स्त्रीलिंग है ना ही ये पुल्लिंग है, तो वहाँ क्या होगा, उभय लिंग। मनगढ़ंत में उभय लिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश का एक शब्द बताइए। देखिए वाक्यांश का एक शब्द बनाइए इसमें, जिसके हृदय में ममता नहीं, क्या होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए निर्मम कहलाएगा। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं। नेक्स्ट, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। इसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, किसमें बताना है कि विराम चिन्ह किसमें नहीं लगा हुआ है सही तरीके से, इसमें बताना है। तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, विराम आ गया, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, तो विराम आ गया, बिल्कुल सही है। ये प्रयोग नहीं है पूछा तो ये तो सही है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से और बहुत दूर से आ रहा है, तो ये भी सही है, कोमा लगा दिया है। सुनो सुनो वह गा रही है, बिल्कुल सही है। प्रिय महाशय, देखिए महाशय में क्या आना चाहिए था, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, मैं आपका आभारी हूँ, तो ये डी ऑप्शन में सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोमा लगाया है। नेक्स्ट है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन बताना कौन सा है। देखिए मैंने बताया था महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा होता है और चौथा वर्ण होता है महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन बताना कौन सा है। तैत है, तो ये तय क्या है, पहले पे आता है, तो ये तो नहीं होगा महाप्राण। तैत है, ये तीसरे पे आता है, ये भी महाप्राण नहीं होगा। पे फे भे ये भी तीसरे पे आता नहीं होगा। ये मैं चौथे पे आता है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें अघोष बताना है। अघोष देखिए पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। और बाकी जो तीन होते हैं, तीन, ठीक है, 3 4, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहला और दूसरा, ठीक है, ये मैंने पहला अल्पप्राण दूसरा महाप्राण, तो अघोष वर्ण बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है, देखिए पहला और दूसरा अघोष, बाकी जो तीनों होते हैं वो सघोष होते हैं, याद रखना। पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी तीनों सघोष होते हैं, मैंने बता दिया। पहला और दूसरा अघोष, बाकी तीनों सघोष। तो यहाँ पर देखना कौन सा अघोष वर्ण है, अघोष बताना है। तो पहले पे क्या आता, पे पहले पे आता, तो यही है अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण यही है, तो क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कंठे वर्ण कौन सा है। कंठे बताना कौन सा वर्ण है, तो क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा आ। देखिए छोटा आ ये कंठे होता है, और बड़ा आ ये भी कंठे होता है। ऊ क्या होगा, ओष्ठे होगा, और ई क्या होगा, तालव्य होगा। छोटी ई बड़ी ई क्या होगा, तालव्य, और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऋण शब्द है, बताना ऋण शब्द कौन सा। ऋण शब्द वो होते हैं जिसके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो ऋण शब्द क्या है, नाक, नाक के क्या टुकड़े हो जाएंगे, नहीं। इसमें दूध और बाला, दूध बाला, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये योग ऋण शब्द है, ये भी योग ऋण शब्द है। ये क्या, ये न सॉरी योग ऋण नहीं, योग ऋण शब्द ये है, लंबोदर योग ऋण शब्द है। ये क्या होगा, यौगिक शब्द है, गुण सवार यौगिक शब्द है, और लंबोदर ये योग ऋण शब्द है, और नाक क्या है, ऋण शब्द है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो दूध वाला और घुड़सवार ये दोस्तों यौगिक शब्द हैं। ठीक है, ध्यान से उत्तर गया जरा। रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है। इसमें रत्नाकर में कौन सा संधि विच्छेद होगा, कौन सा है रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, रत्न प्लस आकर। ठीक है, रत्नाकर, तो क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिमान में समास बताना है। प्रतिमान देखिए मैंने बताया था, जिसमें भी प्रति, भर या अनु, प्रय इस तरीके के उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिक्रमा में उपसर्ग। इसमें परिक्रमा में उपसर्ग बताना, परि उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परि प्लस क्रमा हो जाएगा, तो परिक्रमा में परि उपसर्ग। नेक्स्ट है भलाई में प्रत्यय बताना है। देखिए भला प्लस ई, भलाई, भलाई में प्रत्यय बताना है, तो क्या होगा इसका, आई, भला प्लस आई, भलाई। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है कौन सा शब्द है। तो तत्सम कौन सा शब्द है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आलस्य का आलस हो जाता है। तद्भव क्या होता है आलस्य का, आलस तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगर आलस्य के तद्भव की बात करें तो तद्भव हो जाएगा आलस्य। तत्सम है इसका आलस्य, आलस्य का तद्भव आलस। ठीक है, तो आलस्य तत्सम है। ये क्या है, तद्भव है आम्र आम, अग्नि आग। ठीक है, ये आसरा भी क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम कौन सा, आलस्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें बताना तद्भव कौन सा शब्द है। आपका तत्सम नहीं बताना, तद्भव बताना है। तो चूर्ण, ये तो तत्सम है, चूर्ण का चूरण होता है। ठीक है, चूर्ण का चूरण होता है। ठीक है, और इसमें बताना हमें तद्भव है, तद्भव बताना है इसमें। छिद्र भी क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान होता है। ये भी क्या है, तद्भव है। और छत्र, ठीक है, छत का क्या है, ये छत क्या है, तद्भव है। ठीक है, और ये ज्ञान क्या है, तत्सम है। ज्ञान क्या है, तत्सम है। छिद्र क्या है, ये भी तत्सम है। चूर्ण क्या है, ये भी तत्सम है। तो छत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज बताना है, देशज। तो आग, बच्चा, खिड़की। देखिए खिड़की, खिड़की क्या है, ये देशज शब्द है। ठीक है, खिड़की क्या है, देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निम्न में विदेशी शब्द बताना कौन सा है। विदेशी शब्द कौन सा है, जो विदेश से आए हुआ विदेशी शब्द होते हैं। बी ऑप्शन अमीर, अमीर क्या है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, उष्ट क्या है, तत्सम है। प्रिय क्या है, प्रिय भी तत्सम है। और भक्त क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर क्या है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में संज्ञा शब्द है। इसमें संज्ञा बतानी है, लास्ट प्रश्न ही है हमारा, और इसके बाद हमारे 37 प्रश्न हो जाएंगे पूरे। संज्ञा बतानी है, संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें। देखिए गंगा, गंगा में क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो क्या रहा आपका स्कोर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।